Hello everyone, welcome everyone to the third lecture of the nutrients in plants. So let's begin with the revision that we have studied autotroph, heterotrophs, iodine test, parasite, पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट उसमें भी सो ऑटोट्रॉप्स व्हाट कि जो सेल्फ अपना जो खाना खुद स्वयं बना सकते हैं दैट दोज हु कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स फॉर एग्जांपल प्लांट्स with the help of water from the roots, carbon dioxide from the atmosphere, and sun in the presence of sunlight and a green pigment that is called chlorophyll. And this process is called photosynthesis, in which the resultant is carbohydrates, which is also known as starch, and plus oxygen. Correct? So heterotrophs was those who can't make their own food. For example, they are directly or indirectly dependent on the plants. For us, like human beings, animals. Now in the last lecture we have also seen that some plants are also heterotroph, मतलब कुछ plants भी हैं जो ऐसे heterotrophs निकले क्योंकि उनके पास green pigment नहीं है तो वो खाना नहीं बना पा रहे थे, photosynthesis process नहीं कर रहे थे. उसी के लिए हमने एक iodine test देखा था कि क्या है कुछ plant कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तो iodine test किया था हमने. तो उसमें क्या करते थे बेसिकली बॉईल करते थे वाटर में, फिर अल्कोहल में बॉईल करते थे, फिर ठंडे पानी में रखते थे लीव को, और उसके बाद आयोडीन टेस्ट करते थे. तो इसका रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी था, जिसमें क्या था रिजल्ट कि अगर ड्रॉप डालने पे वो जो लीव का कलर है, जो लीव है हमारी, अगर डार्क ब्लू या फिर ब्लैक ब्लू कलर में आ जाती है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है, और स्टार्च प्रेजेंट है मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसने की है. पे अगर रेडिश ब्राउन कलर है, अगर रेडिश ब्राउन कलर है इसका मतलब स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं की है. फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट वाले में देखा था, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो. वहीं पे अगर हम पैरासाइट हाइड्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने और बात की थी, तो एक एग्जाम्पल देखा था हमने कस्क्यूटा प्लांट का, जिसको हिंदी में अमरवेल भी बोलते थे, जिसमें कि वो एक एग्जाम्पल है पैरासाइटिक प्लांट का, जिसमें कस्क्यूटा प्लांट वाज पैरासाइट दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द अदर टाइप ऑफ प्लांट फॉर डिराइविंग द न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो दूसरे प्लांट पर निर्भर कर रहे थे. तो जो ग्रीन प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते थे, उन पे जो डिपेंड करता था उस प्लांट को बोलते थे, जो डिपेंड करता है उसे बोलते हैं पैरासाइट, जो कि कस्क्यूटा प्लांट था, और जिस पर डिपेंड करता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसको बोलते थे होस्ट. जैसे हमने एग्जांपल था पार्टी का कि अगर पिज्जा पार्टी किसी ने की है, जैसे मैंने की है, तो मैं पे कर रही हूँ तो मैं होस्ट हूँ और आप लोगों को मैंने इनवाइट किया तो आप लोग पैरासाइट्स हैं. करेक्ट. तो फिर वहीं पे अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें पिचर प्लांट, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का बहुत अच्छा एग्जांपल था पिचर प्लांट, जिसमें एक वो जग लाइक स्ट्रक्चर था और लिड थी, वो ओपन और क्लोज हो सकती थी इंसेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद. उसकी वो पूरी प्रोसेस थी जो लास्ट लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं. वेल, now let's begin with the next point, that is I have to answer the last two questions. तो जो question of the day हम last वाले lecture में देखा था उसका क्या था कि during starch test which why the leaf is boiled in the alcohol for a short time. Correct. So why it was boiled? So that पहले तो हमारे लीफ का कलर क्या था ग्रीन, तो मुझे उसको और जो टेस्ट था आयोडीन टेस्ट था वो मेरे को देखना था कलर ना कि डार्क ब्लू कलर आ रहा है कि रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है, तो उसके लिए मुझे जो डीकलराइज्ड करना था, जो अगर आपने स्टेप देखा उसमें डीकलराइज्ड करना था. सो फॉर डीकलराइजिंग फॉर decolorizing the leaf for decolorizing the leaf we were using alcohol for a short time. ठीक है, तो उसमें हमने उसको decolorizing leaf, तो हमने उसको बॉईल किया था लीफ अल्कोहल में. करेक्ट. वो अल्कोहल मिथेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है. वहीं पे कुछ एग्जांपल पूछ रहे थे पैरासाइटिक एनिमल के, तो सबसे मतलब मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मॉस्किटो, लाइस. So these are some example of parasitic animals. So now let's begin with the new topic, that is, have you seen packets of mushroom in the market? Obviously most of the people, मतलब हम लोगों ने देखे ही हैं. तो ये बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, तो इफ यू हैव सीन सो दे आर लाइक अम्ब्रेला, फ्लफी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला फ्लफी अम्ब्रेला शेप में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अम्ब्रेला शेप में तो है, अम्ब्रेला शेप में नीचे एक स्टिक है. सो दे आर लाइक इन द फॉर्म ऑफ फ्लफी फ्लफी अम्ब्रेला like patches. So these are mushroom. Basically they are grown in moist area. moist area, moist मतलब क्या, थोड़ा सा रेनी सीजन वाला जो एरिया, तो थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो और थोड़ा सा वो डैम्प एरिया भी हो, तो मॉइस्ट एरिया में आपको देखने को मिलेगा. और ये उन पे देखने को मिलते हैं रॉटन वुड्स पे. रॉटन मीन सड़ा हुआ, तो रॉटन वुड्स पे भी देखने को मिलते हैं. सो दीज आर बेसिकली सीन इन द मार्केट्स. मार्केट में वेजीज मार्केट में मिल जाएंगे. ये किस तरीके के दिखते हैं, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं.
वेल दे आर मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट सॉइल एरिया में ग्रोन होते हैं और रॉटन वुड पे भी देखे जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि बेसिकली दे आर नॉट हैविंग माउथ लाइक अस, सो दे कांट फीड लाइक अस। वेल दे आर नॉट हैविंग ग्रीन पिगमेंट लाइक प्लांट, तो ये ग्रीन पिगमेंट भी नहीं है, तो दे कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो भाई ये किस तरीके से अपने आप को फीड करते हैं, किस तरीके से एक्वायर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो अभी हमने इनकी दिक्कत देख क्या हो रहा है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एक्टिविटी ऑन ब्रेड पीस, तो अगर हम ब्रेड पीस के पॉइंट की बात करते हैं तो इसके लिए हमें एक्टिविटी में पहले क्या करना पड़ेगा, टेक अ ब्रेक स्लाइस। ऑब्वियसली जब हम ब्रेड पीस की बात करते हैं ब्रेड पीस लेना पड़ेगा, देन मॉइस्ट इट विद वाटर, वाटर में मॉइस्ट करो, थोड़ा सा भिगोओ उसे। तो आप ये देख रहे हो वो भी थोड़ा मॉइस्ट एरिया में था, हमारे मशरूम्स भी। और ये जो हमारा ब्रेड की बात कर रहे हैं ये भी हमारा मॉइस्ट कर रहे हैं हम उसको। देन पुट फॉर 2-3 डेज के लिए, 2-3 डेज के लिए इसको रखो। करेक्ट। सो पुट फॉर द 2-3 डेज। किस तरीके से, कि एयर का कांटेक्ट ज्यादा ना हो, मतलब उसको 2-3 डेज के लिए रखो। कैसे प्लेस पे रखना है, मॉइस्ट वार्म प्लेस पे। मॉइस्ट तो हमने वाटर से कर ही दिया, तो वार्म प्लेस पे हम उसको रखेंगे। अब हम जब उसको 2-3 डेज बाद देखेंगे तो इस तरीके के ग्रीन पैचेस दिखने लगेंगे आपको, इस तरीके के ग्रीन पैचेस दिखने लगेंगे। वेल व्हेन यू विल ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, so while you will observe under magnifying glass, so what you will see, there will be some cotton like thread spread on this piece of bread. So there will be a cotton like thread spread on the piece of bread. So these are called fungi. ठीक है। तो अब ये भी देखो, तुम ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, नोटिस किया। तो वो रॉटन वुड से ले रहे थे मशरूम्स हमारे, और ये और मॉइस्ट एरिया सॉइल में देखने को मिल रहे थे। मॉइस्ट एरिया सॉइल क्या, जहाँ पे थोड़ा सा डिकेड सॉइल होती है। वेल ये क्या कर रहे थे, हमने देखा था कि इसको मॉइस्ट किया हमने, 2-3 दिन के लिए रखा है इसको, और ये ग्रीन पैचेस दिखने लगे या फिर कॉटन बॉल्स जैसे दिखने लगा। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, जो ये ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो ये थोड़ा डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। तो इस डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोटोपिक saprotropic mode of nutrition in plants. So these are called saprotropic mode of nutrition in plant. Here you can see कि the mode of nutrition in which organism is taking nutrient from dead and decay matter. As you can see, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट में क्या हो रहा था कि वो डेड एंड डिके मैटर पे नहीं था, वो एक फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस कर रहा है प्लांट उस पे डिपेंडेंट था। यहाँ पे क्या है कि डेड एंड डिके मैटर, जो सड़ा गला चीज है, उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। Well, these organisms are called saprotroph, and this kind of mode of nutrition is called saprotropic mode of nutrition in plants. Correct? So यहाँ पे क्या हुआ था, आपने देखा मशरूम। So for example, मशरूम रॉटन वुड पर डिपेंड कर रहा था, जैसे फंगाई जो हाँ रॉटन या फिर सड़ा हुआ जो ब्रेड था उस पे था। तो ये फंगाई, मशरूम, दीज आर द गुड एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड दीज आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। वेयरएज अगर आप देखोगे तो जैसे जो फंगाई है ये पिकल्स को भी खराब कर देते हैं, पिकल्स। वेल इफ यू आर वेयरिंग लेदर शूज इन द रेनी सीजन, तो यू आपको ग्रीन पैचेस उस पे भी देखने को मिलेंगे। सो इट ऑल्सो decay the leathers, it also decay the leather shoes. Fine. Now the next point is how nutrients are replenished in the soil. Basically हम क्या बात कर रहे हैं, जब हमने कभी आपने नोटिस किया हो कि कुछ फार्मर्स है ना, कुछ फार्मर्स मैन्योर यूज करते हैं या फिर फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर, सो ये क्यों यूज करते हैं, कभी सोचा है कि ये क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली ये यूज करते हैं सॉइल को एनरिच करने के लिए, सॉइल को एनरिच करने के लिए। किससे एनरिच करने के लिए, न्यूट्रिएंट से। क्योंकि हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारी क्रॉप्स है, जो हमारे प्लांट्स है, उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स कहाँ से ले रहे थे, सॉइल से ले रहे थे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि सॉइल में हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि के फॉर पोटेशियम, एम फॉर नाइट्रोजन, एंड पी भी होगा एक फॉस्फोरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वैसे। और जिंक कैल्शियम मोलिब्डेनम ये सब भी होते हैं, लेकिन है यार पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर यूज्ड बाय द प्लांट। तो अब हमने देखा कि फार्मर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर को पुट कर रहे थे सॉइल के अंदर, रिचिंग द
न्यूट्रिएंट्स। तो अब देखो, अब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने इस सॉइल पर एक प्लांट लगाया, अब उसको मैंने हार्वेस्ट कर दिया, फिर मैंने दूसरा प्लांट लगाया, तो आप देखोगे कि जितना अच्छा पहले वाला प्लांट ग्रो करा था, नाउ यू विल सी दैट द अनदर प्लांट इज नॉट ग्रोइंग दैट मच, नॉट हैविंग दैट मच क्वालिटी। क्या हो सकता है कि उनकी लीव्स को गिर सकती हैं, या फिर उतना अच्छा फल फूलदार नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी डू दैट फर्टिलाइजर यूज मैन्योर और सॉरी फार्मर्स यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, करेक्ट। सो व्हाट दे डू बेसिकली, ये क्या करते हैं, ये एक तरीके का सप्लीमेंट है जो प्रोवाइड करते हैं हमारे फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन को फॉर एनरिचिंग द सॉइल, करेक्ट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये एक तरीके का मैन मेड सॉल्यूशन है जो हमने सप्लीमेंट प्रोवाइड किया, बट हमारे मदर नेचर में भी एक तरीके की प्रोसेस चल रही होती है जिसको हम बोलते हैं, मदर नेचर ने एक बैक्टीरिया है, मदर नेचर में देयर इज वन बैक्टीरिया व्हिच इज कॉल्ड राइजोबियम। राइजोबियम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। अगर इसकी प्रोसेस समझे तो ये बेसिकली क्या करता है, उससे पहले मुझे एक चीज और समझनी पड़ेगी। कभी सोचा है कि नाइट्रोजन बोल रहे हैं तो भाई हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वहीं से क्यों नहीं ले लेती हैं लीव्स अगर उन्हें इतनी रिक्वायरमेंट है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट को जिस तरीके की नाइट्रोजन चाहिए, दे कांट यूज दैट डायरेक्ट नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दे आर नॉट एबल टू यूज। सो बेसिकली दे यूज सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। उनको किस तरीके की नाइट्रोजन चाहिए, जो कि नाइट्रोजन विल बी प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म। अब वो कौन करता है, ये हमारा बहुत ही प्यारा बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम बोलते हैं, ये क्या करता है, ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पीज, ग्राम्स, पल्सेस। सो पीज, ग्राम्स, पल्सेस एंड अदर लेग्यूम्स। तो अगर हम इनकी क्रॉप्स को लगाते हैं, लेग्यूम्स, सो इनकी क्रॉप्स को लगाते हैं तो इनके रूट्स में क्या देखने को मिलेगा, इनके रूट्स में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे एक नोड्यूल्स आ जाते हैं। वहाँ पे नोड्यूल्स जो उनकी रूट है उसमें क्या करते हैं, ये जो हमारी सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको उस तरीके के फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि प्लांट्स ने आप उसको ले सके, जो उससे जो हमारी रूट्स हैं प्लांट्स की वो उसको इनटेक कर सके, करेक्ट। तो ये एक बैक्टीरिया है जो कि किस तरीके के प्लांट में देखने को मिलते हैं, पीस, ग्राम्स, पल्सेस एंड अदर लेग्यूम्स में, इन विच दे डायरेक्टली कन्वर्ट द नाइट्रोजन इन द फॉर्म सो दैट द प्लांट्स रूट्स कैन बी यूज दिस थिंग्स। तो अब आप देखो कि राइजोबियम खुद तो अपना खाना नहीं बना सकते, दे कांट मेक देयर ओन फूड। नाउ व्हाट विल हैपन, सो राइजोबियम इज हेल्पिंग प्लांट फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। और प्लांट क्या करते हैं, अपने रूट्स में उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो देखो लेन देन जैसा कुछ कार्यक्रम चल रहा है बेसिकली, कि राइजोबियम ने क्या बोला कि भाई मैं तुम्हें उस तरीके नाइट्रोजन प्रोवाइड कर दूंगा, पर तुम मुझे खाना दोगे और शेल्टर प्रोवाइड करोगे, तो तुम मुझे छाया दो और मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा, करेक्ट। तो ये बैक्टीरिया, अब इस टाइप के जो रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो अगर आपने देखा कि ये जो एक टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें लेन देन की प्रक्रिया चल रही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया लेगुमिनस प्लांट है, तो ये जो रूट नोड्यूल्स है ना, इस पे हमारे राइजोबियम लग जाते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उस फॉर्म में यूज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि मेरा प्लांट उसे इनटेक कर सके। और जो सॉइल है भाई, सॉइल प्लांट इनटेक कर सके, और ये जो सॉइल है उसमें भी इनरिच हो जाती है, सॉइल मेरी इनरिच हो जाएगी। तो जो भी मैंने अभी कहानी आपको बताया वो यहाँ लिखी हुई है कि प्लांट कैन नॉट यूज नाइट्रोजन इन द सेम फॉर्म एज कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में है, लेकिन वो यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम, बट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। तो बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो क्या नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, करेक्ट। अब राइजोबियम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, तो ये रूट्स पे जो पल्सेस या अदर लेग्यूम्स के जो रूट्स हैं उस पे होते हैं, करेक्ट, और उस सॉरी और उसको प्रोवाइड करते हैं, हाँ मतलब नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्रोवाइड्स, सो प्लांट्स व्हाट दे प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू राइजोबियम। भाई शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और फूड प्रोवाइड कर रहा है राइजोबियम को, करेक्ट। तो इस टाइप का जो लेन देन का कार्यक्रम चल रहा है, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम साइटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। वहीं पे अगर स्पेशल रिलेशन, जैसे अभी हमने पेड़ और ये राइजोबियम बैक्टीरिया का देखा, वहीं पे अगर हम एक और रिलेशन की बात करें तो वो फंगाई और एल्गा के बीच में। तो एल्गी हमने देखा था, एक जो स्लाइमी पैचेस होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर पे देखा था, लेकिन उनके पास एक स्पेशल फीचर था जो कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल था, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और खुद का खाना बना सकते हैं। तो जब हम एल्गा और फंगाई की बात करते हैं
तो जब एल्गा और फंगाई की बात करते हैं तो फंगाई वाज अ सेप्रोफाइट्स, सो दे कांट मेक देयर ओन फूड। एल्गा कैन मेक देयर फूड। तो क्या करता है, एल्गा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इनको फूड प्रोवाइड करता था, और फंगाई क्या प्रोवाइड करता है, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ भी लेन देन की प्रोसेस चल रही है। तो जो ऑर्गेनिज्म फंग में रहते हैं तो लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, एज यू कैन सी इन द लास्ट वन, राइजोबियम देख रहे थे हम, और यहाँ पे एल्गा और फंगाई का। तो एल्गा फंगाई का जो सिम्बायोसिस रिलेशन है उसको बोलेंगे हम लिचेंस, और जो ये लेन देन की प्रक्रिया रही है इस तरीके की ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सिम्बायोसिस, और इस तरीके के रिलेशनशिप को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो दीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेल, लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिवीजन कि आज हमने क्या क्या देखा। तो अभी हमने देखा था कि मार्केट में हमारा मार्केट में हमारे मशरूम हमें मिलते ही हैं, करेक्ट। मशरूम हमें देखने को मिलते हैं, ये एक फ्लफी अम्ब्रेला शेप में थे, और ये मॉइस्ट सॉइल में या रॉटन वुड पे मिलते हैं। तो ये भी एक सेप्रोफाइट्स थे, जिसमें क्या होता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन द डिकेड एंड डेड एनिमल्स। वेल, हमने देखा था कि ब्रेड पीस जो होती है उसको 2-3 दिन के लिए रखा था हमने, और फिर हमने उस पे ग्रीन कलर के पैचेस देखे, जिस ऑर्गेनिज्म को हम फंगाई कहते हैं। ये भी एक तरीके का सेप्रोफाइट्स है। तो दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम विच they are deriving nutrients from dead and decay matter are called saprotropic mode of nutrition, whereas सॉइल को हमेशा, मतलब सॉइल को एनरिच रखने के लिए हमने एक देखा था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मैन्योर की, तो मैन्योर क्या है, एक हमारा ऑर्गेनिक तरीका है। वहीं पे फर्टिलाइजर की बात करें तो एक तरीके केमिकल है, ये मतलब केमिकली यूज करते हैं, लेकिन दोनों मैनमेड है। वेरेज हम यहाँ पे बात करें मदर नेचर में, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया था जो कि पेड़ों के संग अपने में आपसी सहमति कर रहा था कि मैं तुम्हें उस तरीके का नाइट्रोजन प्रोवाइड करूंगा जैसा चाहिए, तुम मुझे थोड़ी सी छाया दे देना भाई, और खाना वाना दे देना। वहीं पे इस तरीके की रिलेशनशिप को हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा था, और एल्गा और फंगाई के सिम्बायोसिस को हमने लिचेंस कहा था। वेल, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू टू फॉर द क्वेश्चंस ऑफ द डे, दैट इज व्हाई फंगाई सडनली अपीयर इन द रेनी सीजन। तो फंगाई सडनली अपीयर क्यों होते हैं रेनी सीजन में, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। वहीं पे जो भी हमने लेग्यूम क्रॉप्स देखे थे जिसके रूट्स में हमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, वो कैसे हेल्पफुल है हमारे फार्मर्स के लिए, इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में दो, देखें कितना आइडिया है आप लोगों को। और अब यहाँ पे चैप्टर की तो समाप्ति होती है, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से पॉइंट को देखेंगे, की पॉइंट्स को देखेंगे, और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यूज को देखेंगे। Well, thank you so much for giving your valuable time to us. Keep sharing and keep motivating us. Thank you so much.